हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। टाइप्स ऑफ रेनफॉल। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया था। तो अगर हम सारे टॉपिक्स को क्या करते हैं, सारे फूलों को एक धागे में पिरो देते तो माला बनती है ना, वैसे आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को एक साथ जोड़ के देखना है। अभी क्या देखा आपने कि हाँ, इवापोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद में जब वो कंडेंस्ड वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जब वो क्या करती है, ऊपर से नीचे आती है, तो वो प्रेसिपिटेशन होता है। अब प्रेसिपिटेशन में हम क्या देखते हैं, वाइडली हम लोग रेनफॉल को देखते हैं कि हाँ, वाटर के फॉर्म में ऊपर से क्या हो रहा है, वाटर वेपर नीचे आता है, वो रेनफॉल होती है। तो यहां पे हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसी बुक में आपने जैसे अभी एक टाइप्स ऑफ रेनफॉल में क्या जाएगी, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, तो अभी पीछे चैप्टर 10 में आप पढ़ के आए हो, फाइन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक लेकिन आउटलुक लेते हैं कि हाँ, किस किस तरह की रेनफॉल होती है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सारी चीजें, क्लियर। यहां पे क्या हमारे पास में सबसे पहले जैसे हम देखते हैं तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? अब कन्वेक्शनल रेनफॉल से पहले आप कन्वेक्शन को समझो। कन्वेक्शन प्रोसेस ध्यान है, आप पहले पढ़ के आए हीट बैलेंस वाले चैप्टर में, हीट बजट वाले चैप्टर में, क्या कि सोलर इंसुलेशन जो है, सोलर इंसुलेशन आती है कहां पे, सरफेस पे। और इस सोलर इंसुलेशन के आने से एयर मासेस जो है, वो एयर मासेस क्या होती है, गर्म। और एयर मासेस जो गर्म होती है, यहां पे सरफेस गर्म होता है, और इस तरह से एयर मासेस जब सरफेस से ऊपर उठने लगती है एटमॉस्फेयर में, वो कन्वेक्शन होता है। अब एयर मासेस जब जा रही होती है और ये पानी को गर्म करने के बाद में जाती है, तो पानी से क्या बोलती है, अब हम तो जा ही रहे हैं ऊपर, आप भी चलो हमारे साथ में। तो वाटर से क्या होता है, वेपर्स निकलने लगती है, ठीक है। तो इवापोरेशन इसी चीज को कहते हैं हम। अब समझ पा रहे हो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है? तो कन्वेक्शन के कारण जब वाटर वेपर्स क्या करती है, इवापोरेट करती है कन्वेक्शन प्रोसेस के साथ में, ठीक है, तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। प्रोसेस को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो सीधे कंडेंस होगी, कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेट होगी। अभी डिटेल में समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रेनफॉल में बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। 3 मेन टाइप्स में जो ओरिजिन के हिसाब से आप क्या करते हो, रेनफॉल को क्लासिफाई करोगे, तो एक तो हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल भी कहा जाता है जिसे, और तीसरा है साइक्लोनिक या फिर जिसे फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है। अब साइक्लोनिक कहा जा रहा है इक्वेटोरियल, मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहते हैं उसके लिए, और फ्रंटल मतलब आप कह सकते हो क्या कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनके लिए फ्रंटल रेनफॉल कह दिया जाता है उसे, ठीक है। चलो अब तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जैसे देखें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, द एयर ऑन बीइंग हीटेड becomes light and rises up in convection currents, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जैसे देख रहे हो कि एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट, एयर जो है गर्म होती है, जो अभी आपको मैंने समझाया, और एयर गर्म होने के कारण क्या होती है, सोलर इंसुलेशन ही गर्म कर रही है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सोलर इंसुलेशन। सोलर इंसुलेशन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसने एयर को गर्म करा, एयर के साथ में पानी भी गर्म होगा, तो वो एयर ऊपर उठती है, उसी के साथ साथ में पानी भी ऊपर उठता है। तो द एयर ऑन बीइंग हीटेड becomes light and rise up in the convection current, ठीक है। As it rises, it expands and loses heat and consequently condensation takes place and cumulus clouds are formed। तो अब वो जब नीचे से ऊपर उठ के जाती है, एयर मासेस अपने साथ पानी लेके जाती है, तो वो आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर था, मॉइस्चर था, सबको लेके जाती है अपने साथ ऊपर। ऊपर क्या है, घर है क्या वहां पे? नहीं, ऊपर क्या होने वाला है कि वो सारी एयर मासेस जो है वो क्या करेंगी, कंडेंस होने लगेगी। हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मिलेगा, आजू बाजू कंडेंस होने लगेगी, कंडेंस होकर वो क्लाउड बनाती है। तो जैसे ये क्लाउड बना, अब क्लाउड का शेप देखो और बताओ कौन से क्लाउड बन रहे होंगे। लोअर एटमॉस्फेयर में अगर हम जैसे देखें तो लोअर स्काई में कौन से क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलस हो गए, ठीक है, निम्बस हो गए, तो इस तरह के क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। क्यूमुलस, निम्बस, ये क्लाउड्स बनेंगे। अब ये क्लाउड्स जब बने तो ये क्लाउड्स क्या करेंगे, ये क्लाउड्स एक तरह से पानी का एक क्या है, पूरा का पूरा पार्सल है, आप समझोगे अगर इसे तो, ठीक है। वाटर वेपर्स हैं बहुत सारे, ये हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो इस तरह से वाटर वेपर है। अब जब क्या होगा कि जब ये वाटर वेपर इतना सेचुरेट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि ये सारे वाटर ड्रॉपलेट आपस में जुड़ते जुड़ते जब इतने हैवी हो जाएंगे कि एयर जो है, व्हेन एयर फेल्स टू रेजिस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, तो जब एयर फेल हो जाती है, उन्हें ग्रेविटी के आगे रेजिस्ट करना छोड़ देती है एयर, तब क्या होता है, तब प्रेसिपिटेशन हो जाती है, तब प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में यही पूरा साइकिल चलता रहता है। इवापोरेशन होता है कन्वेक्शन के कारण, ऊपर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद में ये जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वो जब सीधा प्रेसिपिटेट करता है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सच रेन इज कॉमन इन द समर और
इन दी हॉटर पार्ट्स ऑफ द डे। कॉमन इन दी समर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि समर के टाइम में देखो जितना इंटेंस क्या होगा, हीटिंग होगी, कन्वेक्शन उतना तेज होगा, जितना तेज कन्वेक्शन होगा तो ऊपर जाएगी एयर मासेस, ऊपर जाके तो कंडेंस होना ही है, ऊपर टेम्परेचर कम है, और फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो अधिकतर हम इसीलिए देखते हैं कि बारिश के दिनों में भी क्या होता है, जिस दिन गर्मी तेज रहती है तो उस दिन में हमें बहुत तेज गर्मी अगर लग रही होती है तो शाम होते होते बारिश हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, विथ थंडर एंड लाइटनिंग हेवी रेनफॉल टेक्स प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद में क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन होता है, जो नॉर्मल रेनफॉल आप बचपन से पढ़ते आए हो वो वाली चीज है यहाँ पे। क्लियर हुआ? इट इज वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन्स। व्हाई? तो इक्वेटोरियल रीजन्स में क्यों कॉमन है? जैसे अगर आप देखोगे इक्वेटोरियल रीजन्स में क्या है, सोलर इंसुलेशन इज वर्टिकल ओवर इक्वेटोरियल रीजन, एंड ड्यू टू दिस रीजन ये जो पूरे वाटर बॉडीज है यहाँ पे, दीज वाटर बॉडीज गेट्स इंटेंसली हीटेड। अब जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सिंपल कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। तो इट इज वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, पर्टिकुलरली इन नदर्न हेमिस्फीयर। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट मतलब वहां पे जो कन्वेक्शन हो रहा है, तो उस कारण से क्या होता है, कन्वेक्शन अब जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर बॉडी पे ही हमें क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। अब मॉइस्चर जो है तो एयर मासेस में भी वो पूरा का पूरा मॉइस्चर जब ऊपर जाएगा कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। हम जरूरी नहीं कि जहां रह रहे हैं वहां तालाब होगा तभी बारिश होगी, हम रह रहे हैं वहां पे चारों तरफ जमीन है लेकिन तब भी बारिश होती है ना वहां। तो हवा के साथ में, मूवमेंट ऑफ एयर के साथ में भी क्या होता है, मॉइस्चर आता है, प्रेसिपिटेशन होता है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत नॉर्मल साइकिल है जो हम नॉर्मली देखते हैं, उस कारण से जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गई। दूसरी रेनफॉल कौन सी है? दूसरी रेनफॉल को जैसे अगर आप समझेंगे, ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल जिसे कहा जाता है। ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल भी आपने बचपन में पढ़ा है क्या, कि हमें पता है कि ओरोग्राफिक क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ओरो, ठीक है। ओरोग्राफिक जैसे बात करें तो हम माउंटेन, ठीक है, माउंटेन से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे माउंटेन से जुड़ा हुआ वर्ड है, लैटिन वर्ड है ओरोग्राफिक, ठीक। ये आपने पढ़ा भी, ओरोग्राफिक स्ट्रक्चर्स हम पढ़ के आए हैं जब हम लिथोस्फीयर वाले पार्ट को पढ़ रहे थे, ठीक है, कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते हैं। तो ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में ये कहा गया है कि जहां पे रेनफॉल उस जगह की ओरोग्राफी के कारण, माउंटेन्स के कारण, उस जगह के रिलीफ फीचर्स के कारण होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ओरोग्राफिक रेनफॉल को समझने का क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के अलावा दूसरा एग्जांपल जैसे आप देख लोगे हिमालयाज है। तिब्बत सूखा है बेचारा, तिब्बत में उतना पानी नहीं है, लेकिन आप हिमालयाज का या इधर वाला साइड देखोगे, हमारे साइड जो है, ठीक है, हिमालयाज का अगर आप इंटीरियर साइड देखोगे तब क्या है, तब यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, ठीक। तो वो पॉइंट आपको समझना होगा कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, कैसे होती है। समझो यहां पे, व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन इट इज फोर्स्ड टू असेंड एंड एज इट राइजेस इट एक्सपेंड्स द टेम्परेचर फॉल्स एंड द मॉइस्चर इज कंडेंस्ड। क्या हो रहा है ना, कि मैंने आपको यह भी समझाया था कि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर, उसमें हमने क्या देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच इन्फ्लुएंसेस व्हिच अफेक्ट्स द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बताया था। अब ये विंड का ये डायरेक्शन है नॉर्मल, ठीक है, विंड की वेलोसिटी से अपनी चल रही है, लेकिन बीच में अब ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है माउंटेन। तो विंड क्या करेगी, विंड विल क्लाइंब अप द माउंटेन। विंड क्या करेगी, माउंटेन के ऊपर चढ़ेगी। अब जब चढ़ रही है तो दिक्कत क्या हो रही है पता है, दिक्कत ये हो रही है कि विंड अपना जितना मॉइस्चर लेके आई थी ना, वो सारे मॉइस्चर के साथ जड़ते चली जा रही है, और ऊपर जैसे जैसे जाएगी तो ऊपर क्या होता चला जाएगा, विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब वो टेम्परेचर कम हो रहा है, अब ऊपर क्या जा रही है, विंड ऊपर जा रही है, ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है, विंड कहां पहुंच जाएगी, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे, ठीक है। वो यहां से सभी जगह से क्या लेते हुए जा रही है, मॉइस्चर लेते हुए जा रही है, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा अल्टीमेटली। मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद में कंडेंसिंग ऑफ वाटर वेपर देखने को मिलेगी। एक बार जब वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए तो वो क्या कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो इस तरह से हमें कहानी क्या समझ में आती है, इस तरह से कहानी हमें ये समझ में आती है, हाँ क्या हुआ कि व्हेन सैचुरेटेड एयर मास comes across a mountain it is forced to ascend, ठीक है, as it rises, जैसे जो ऊपर चढ़ते जाएगी it expands, the temperature falls and the moisture is condensed. After condensation the chief characteristic of this sort of rain is that the windward slope receives greater rainfall. अब जैसे आपको यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा गया है जो पहाड़ों के कारण हो रही है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे चीफ कैरेक्टरिस्टिक जो समझना है, पहाड़ जो है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जिस तरफ से हवा आ रही है उसे क्या कहेंगे, विंडवर्ड, ठीक है। विंडवर्ड लीवर्ड में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं, आज क्लियर हो जाएगा। विंडवर्ड मतलब क्या, जिस तरफ से हवा आ रही है। विंडवर्ड साइड में यहाँ पे चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलती है कि बारिश होती है हमेशा। विंडवर्ड साइड जो रहता है ग्रीन रहता है, देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है। एंड द सेम अप्लाइज टू
दी वेस्टर्न घाट इन इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप देखोगे ना तो क्या ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का ये वाला जो साइड है पूरा, ठीक है, मतलब जो कोस्टल रीजन के साइड वाला है, यहाँ क्या है, आप जैसे देखोगे तो कैशिव नट वगैरह के आपको बहुत सारे प्लांटेशन फील्ड्स मिल जाएंगे, ग्रीनरी देखने को मिलेगी। गोवा कभी बाय रोड जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, ग्रीनरी है, बहुत भयंकर सारी चीजें हैं। तो उस सेंस में क्या देखने को मिलता है, उस सेंस में हमें देखने को मिलता है कि हाँ, विंडवर्ड साइड जो होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल के केस में, हमेशा जो विंडवर्ड साइड होगा वो क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हो रही है बहुत बारिश, ठीक है। बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि विंड जैसे जैसे क्या करती है, क्लाइम करती है, वो कंडेंस होती है, कंडेंस होने के बाद में सेचुरेशन हो जाता है ना, चढ़ते चढ़ते थक गई बैठ गई, मतलब विंड ऊपर चढ़ी, थक कैसे गई वो, कि उसने बहुत ज्यादा मॉइस्चर ले लिया, सैचुरेट हो गई, प्रेसिपिटेट हो गई, एज सिंपल एज दैट, फाइन। तो आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड दीज विंड्स, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई क्या, कि इस तरह का जो वो रहता है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज दैट द विंडवर्ड स्लोप्स रिसीव ग्रेटर रेनफॉल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर गिविंग रेन on the windward side, when these winds reach the other slope, they descend and their temperature rises। अब देखना, हवा जो है आत्मा की तरह होती है, हवा के अंदर जो पानी है वो क्या होता है, हवा के अंदर जो पानी होता है वो शरीर के समान होता है। तो पानी गिर गया, शरीर बदल गया, अब लेकिन हवा तो आत्मा है ना, वो तो आगे फिर बढ़ेगी। तो अब हवा क्या करती है, यहां पे आप देखोगे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ था तो डायरेक्शन चेंज हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन हवा इधर से नीचे भी उतरेगी। अब नीचे उतरेगी तो देखो क्या है, ऊपर टेम्परेचर कम था लेकिन नीचे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा रिलेटिवली। तो नीचे जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना, तो ज्यादा टेम्परेचर में क्या होता है, विंड गर्म हो रही है। विंड गर्म हो रही है मतलब उसके अंदर जो मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगा मैं आपको, हर कंसेप्ट बता रहा हूं, समझते चलना। अब क्या हो रहा है, ऊपर से जब डिसेंट मतलब नीचे की तरफ क्या कर रही है, डिसेंट कर रही है ना एयर मास, तब क्या हो रहा है, तब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते समय आप क्या देखोगे, नीचे रिलेटिवली टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो ये रीजन जो रहेगा इसे क्या कहा जाता है, लीवर्ड साइड कहा जाता है। विंडवर्ड का अपोजिट हो गया लीवर्ड। ये साइड ड्राई रहता है। ड्राई क्यों रहता है पता है? ड्राई रहने के पीछे कारण है कि यहाँ पे मॉइस्चर लिडन विंड्स कभी पहुंच नहीं पाती है। देखो यहां बारिश कब होगी पता है, जब यहाँ पे जो एयर मासेस उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा वो मॉइस्चर कंडेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ एयर मासेस के अंदर मॉइस्चर कंडेंस कभी हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सूखी हवाएं हैं, अब देखो यहां पूरी बारिश करवाने के बाद में ये जो विंड्स नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, ये क्या है, ड्राई विंड्स होती है। और ये ड्राई विंड्स जब नीचे उतर रही है तो इन्हें और यहाँ पे टेम्परेचर मिल रहा है, तो और क्या हो रही है, विंड्स गर्म हो रही है। विंड्स गर्म हो रही है तो अपने अंदर क्या ले रही है, आजू बाजू का मॉइस्चर जो था यहाँ पे, जो कभी कंडेंस होता, उस मॉइस्चर को भी अपने साथ क्या करेगी, ये विंड्स बहा के ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी। तो इस कारण से ये साइड हमेशा ड्राई रहता है, ठीक है। तो आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, when these winds reach the other slope, they descend and their temperature rises, then their capacity to take the moisture increases and hence, ठीक है, these leeward slopes remain rainless and dry। अब क्या होता है कि वो विंड जब डिसेंड कर रही है तो उसकी जो कैपेसिटी है टू होल्ड द मॉइस्चर इंक्रीजेस, और उसी के चलते क्या वो पूरा मॉइस्चर उड़ा के और आगे ले जाएगी। तो बारिश होगी लेकिन वो लीवर्ड साइड पे ना होते हुए और आगे होगी। तो इस कारण से वही आप तिब्बत के केस में देख लोगे तो क्या, तो जैसे हिमालयाज है, यहाँ आप देखेंगे हिमालयाज है, तो इस तरफ तो बारिश करवा दी, वो विंड जो उधर निकलेगी, ठीक है, जो क्रॉस करके जाएगी हिमालयाज को, तो वो जब नीचे डिसेंड करेगी तो वहां जितना मॉइस्चर रहता है उसको सबको उड़ा के और आगे ले जाएगी। तो इस कारण से वो साइड हमेशा क्या रह जाएगा, लीवर्ड रह जाएगा, ड्राई रह जाएगा, रेनलेस रह जाएगा, ठीक है। देन देयर कैपेसिटी टू टेक, ये सारा सब कुछ हो गया। The area situated on the leeward side which gets less rainfall is known as the rain shadow area। और इसे विंडवर्ड साइड को क्या कहा जाता है, जैसे हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसके अपोजिट जो लीवर्ड साइड है तो उसे रेन शेडो एरिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश की सिर्फ परछाई है, बारिश नहीं है, ठीक है, बारिश क्योंकि इधर ही हो गई है, ठीक है। रेन फेड एरिया कौन सा है, ये विंडवर्ड साइड है, वो रेन शेडो एरिया हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जो हमने आपको समझाई कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल आखिर क्या है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल हो गया। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ रेनफॉल में देखो आपने क्या क्या देखा, आपने एक जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वो देख लिया, एक ओरोग्राफिक रेनफॉल देख लिया, जिसे रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं हम। अब हम बात करते हैं किस चीज की, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल की। ये वैसे तो आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या? नहीं, एक बार लेकिन रिकैप जरूर करते हैं। द रेनफॉल कॉज्ड ड्यू टू साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स भी हमने देखा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण जो रेनफॉल होती है उसे ही साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल कहा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो यही केस रहता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास मिलती है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक बार फिर से। क्या होता है कि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास मिलती है, तो कोल्ड एयर मास क्या करती है, कोल्ड एयर मास स्लाइड्स
बीनीथ दी वार्म एयर मास, वार्म एयर मास के नीचे जाती है, वार्म एयर मास ऊपर उठती है। अब ये वार्म एयर मास के अंदर कैपेसिटी है कि वो मॉइस्चर को होल्ड करे, मॉइस्चर होल्ड करते 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 ऊपर उठेगी, ऊपर होगी कंडेंस, ठीक है, कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन रहते हैं वहां पे भी बारिश आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वार्म एयर मास को ऊपर उठा रही है, कोल्ड एयर मास नीचे से मॉइस्चर मिल रहा है, मॉइस्चर मिलने के बाद मॉइस्चर जब कंडेंस हो जाएगा तो होगी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब ये तो आपने देखे यहां फ्रंटल रेनफॉल ऐसे होती है, दो डिफरेंट फ्रंट्स जो है, डिफरेंट एयर मासेस वाले फ्रंट्स मिलते हैं तो क्या होना है, प्रेसिपिटेशन होना है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। फिर आगे अगर हम बात करते हैं साइक्लोनिक की, तो साइक्लोनिक में भी वही केस है। क्या होता है, साइक्लोन्स कहां बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओशियन के ऊपर बनते हैं। ओशियन के ऊपर जो बनते हैं तो हमने क्या देखा कि इंटेंस लो प्रेशर एरिया रहता है। ये लो प्रेशर एरिया कहां पे, ओशियन बॉडी के ऊपर। अब क्या हो रहा है कि यहां पे विंड्स आप जैसे देखोगे तो विंड्स क्या हो रही है, सर्कुलेटरी मैनर में विंड्स ऊपर उठते चले जा रही है। अब ऊपर जो उठ रही है विंड्स, तो ये लो प्रेशर एरिया के ऊपर क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट जो ऊपर उठ रहे हैं ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जा रहे हैं, मॉइस्चर लेके जा रहे हैं और डिसेंड हो रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं। कौन से क्लाउड्स बनते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हम देखते हैं ना, यहां पे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा वर्टिकली बड़े बड़े क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। यहां पे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं क्लाउड्स के। विच क्लाउड्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एट ट्रॉपिकल साइक्लोन, यू हैव टू नेम दोस क्लाउड्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो वो क्लाउड्स बनते हैं और वो क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं और प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। तो इस कारण से क्या है कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल में एक रेनफॉल साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल के नाम से भी जानी जाती है, वो भी हमने आपको बता दी। आशा करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो है, तीनों रेनफॉल क्लियर हो गई है। अब हम जो है चैप्टर के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है, वो है कि वर्ल्ड वाइड रेनफॉल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेनफॉल को जब पढ़ ही रहे हैं हम, ठीक है। रेनफॉल क्या है, रेनफॉल एक तरह से वाटर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर पानी है, तो वो वर्ल्ड वाइड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मजेदार है, चैप्टर को समअप करेंगे, अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।